एक्सरेस पढ़ लिए थे। एक्सरेस पढ़ने के बाद टॉपिक है हमारा लेज़र। तो लेज़र पे बात करते हैं। लेज़र क्या है जनाब? बैठ जाएं, शाबाश, जल्दी करें प्लीज। लेज़र इज अ प्रोसेस। लेज़र एक प्रोसेस है। लेज़र इज एक्चुअली अ प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस है तो देयर विल बी टू फैक्टर्स इन्वॉल्व। द फर्स्ट फैक्टर इन्वॉल्व विल बी स्टेप and the second factor involved will be the aim। हर प्रोसेस का कोई मकसद होता है और हर प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं। आप जल्दी रेडी हो जाएं प्लीज। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, शाबाश, बी क्विक, शाबाश, बी क्विक। फैन चाबन को खाना दावान के दावन का ऑन कर दो ये फैन। भाई माइक की आवाज तो आती है, अब माइक तो लाउड है काफी। देखो ये काफी लाउड है। ऑन कर दो यार, ऑन कर दो। क्या कर, नहीं आ रही है इसी का। ऑन कर दो फैन। कोई बात नहीं, ऑन करो, ऑन कर दो इसको। कोई बात नहीं, इधर देखो। प्रोसेस जो है, देयर आर टू स्टेप्स, स्टेप्स एंड एम ऑफ द प्रोसेस। एम ऑफ द प्रोसेस एंड स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। लेजर प्रोसेस है। इस प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं? तो स्टेप्स इसका पहला होगा जनाब, फर्स्ट स्टेप, ऑर्डिनरी लाइट ले लें। ऑर्डिनरी लाइट, आप ऑर्डिनरी लाइट लें, आम लाइट, जो आम अवेलेबल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, इसका लाइट ले लें। देखो लाइट से इसमें लिया गया है एल। ये एल स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी लाइट। क्या आप ऑर्डिनरी लाइट ले लें? द सेकेंड स्टेप इन लेजर इज, फिर इसका एम्प्लीफिकेशन कर दें। पहले ऑर्डिनरी लाइट ले लें, फिर इसका एम्प्लीफिकेशन कर दें। तो ए स्टैंड्स फॉर एम्प्लीफिकेशन। एंड द थर्ड स्टेप इज एम्प्लीफिकेशन करें, लेकिन किस तरीके से करें? बाय स्टिमुलेटेड इमिशन। एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेटेड, ई स्टैंड्स फॉर इमिशन। बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, और इसके लिए है एस ई। तो लेजर में एल, ए, एस और ई, ये 3 स्टेप्स हो गए। और फोर्थ किस चीज का स्टिमुलेटेड इमिशन? तो आर स्टैंड्स फॉर रेडिएशन, और रेडिएशन का मतलब होता है फोटॉन। फोटॉन्स यानी रेडिएशन मीन आर। तो अगर आप देखिए लेजर के लफ्ज में एल, ए, एस, ई और आर, यानी ये कहता है कि आम लाइट ले लो, उसका एम्प्लीफिकेशन करो, स्टिमुलेटेड इमिशन के जरिए फोटॉन पैदा करो। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम स्टिमुलेटेड इमिशन के जरिए फोटॉन पैदा करके आम लाइट के साथ एम्प्लीफिकेशन का खेल खेलते हैं। द फुल प्रोसेस इज कॉल्ड लेजर। मैंने सिर्फ लफ्ज लिखे हैं, अब हर स्टेप के अपने अपने डिटेल्स हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट पे बात करूंगा। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या होता है, आम लाइट में और लेजर लाइट में फर्क क्या होता है और क्यों होता है? तो वो डिटेल ये है कि ऑर्डिनरी लाइट वो लाइट होता है जिसमें स्प्रेडिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। इसमें स्प्रेडिंग एबिलिटी, आम लाइट में स्प्रेडिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी कम होती है। स्प्रेडिंग एबिलिटी ज्यादा का मतलब क्या है और क्यों है? सिंपल बात है, ये जो ट्यूब रॉड आपको नजर आ रहा है, ये ऑर्डिनरी लाइट का जो सोर्स है। अगर इस हॉल के सारे लाइट सोर्स ऑफ कर दें और सिर्फ ये एक सोर्स ऑन कर दें, तो इससे निकलने वाला ऑर्डिनरी लाइट अगर स्प्रेडिंग एबिलिटी ना रखता तो बिल्कुल सीधे आपको रेज मिलते और सिर्फ ये जगह लाइट इस पर पड़ती, बाकी पूरा हॉल अंधेरे में होता। लेकिन आप जानते हो कि ऑर्डिनरी लाइट का ये सोर्स जब ऑन करते हैं तो रेज ऑफ लाइट जो है वो ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, सरफेस के पैरेलल भी जाते हैं, उस तरफ भी जाते हैं, और एक अच्छा खासा एरिया विजिबल बन जाता है।
इट मीन के ऑर्डिनरी लाइट में स्प्रेड होने की एबिलिटी ज्यादा है, ऑर्डिनरी लाइट में स्प्रेड होने की एबिलिटी काफी ज्यादा है, ऑर्डिनरी लाइट यही है। सेकेंड बात यह है कि इंटेंसिटी कम है। इसका मतलब क्या है, ये स्प्रेडिंग एबिलिटी क्यों ज्यादा है, इसकी वजह यह है और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका मतलब यह है माय डियर स्टूडेंट कि इफ इट इज अ रे ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, आप ऑर्डिनरी लाइट को सिर्फ लाइट भी कह सकते हो। ऑर्डिनरी लाइट मीन लाइट, जैसे कि सिर्फ वेलोसिटी का मतलब है लीनियर वेलोसिटी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के लिए फिर एंगुलर का लफ्ज लगाना जरूरी है, लीनियर के लिए लीनियर का लफ्ज लगाना जरूरी। तो अगर आप कहोगे लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट है, और अगर आप कहोगे एक्स रे लाइट, देन दैट इज समथिंग एल्स। गेमा रे लाइट, गेमा रे फोटॉन वो अलग, वो नाम लोगे, लेकिन लाइट कहोगे तो ऑर्डिनरी लाइट समझो, विजिबल लाइट समझी जाएगी। ऑर्डिनरी लाइट की इंटेंसिटी कम है, इसका मतलब क्या है, तो याद रखिए इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ। ऑर्डिनरी लाइट की शुआओं में फोटॉन्स के दरमियान जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी हर शुआ में फोटॉन्स की तादाद क्या होती है, कम होती है। फोटॉन्स की तादाद में जो कमी है, यही वजह है कि स्प्रेड होता है, लेकिन स्ट्रेट डायरेक्शन में इतना, यानी सिर्फ स्ट्रेट नहीं जाता, स्प्रेड होता है। अगर कोई पूछे द स्प्रेडिंग एबिलिटी ऑफ रेज depends upon what, the answer is photon density, the answer is photon। अगर फोटॉन क्लोज्ड हो, फोटॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो इसकी स्प्रेडिंग एबिलिटी कम होगी और आगे फैलने की एबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर फोटॉन डेंसिटी कम हो, ज्यादा जगह में कम फोटॉन हो, तो स्प्रेड होने की एबिलिटी ज्यादा होगी और स्ट्रेट ट्रैक पे जाने की एबिलिटी कम होगी। सिंपल बात करूं कि द स्प्रेडिंग एबिलिटी जो है ये फोटॉन डेंसिटी के साथ इनवर्सली है। स्प्रेडिंग ऑफ रेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो स्प्रेडिंग कम होगा, और अगर इंटेंसिटी कम होगी, फोटॉन्स की तादाद कम होंगे, तो स्प्रेडिंग ज्यादा। मैं मानता हूं आपके जहन में रीजन का डिमांड होगा, कहेंगे सर, सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हाउ इट इज पॉसिबल। अ लिटिल बिट अ स्मॉल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे इमेजिन करें कि फर्ज करो ये एक ब्लॉकेज है, इट इज अ ब्लॉकेज, और इसमें मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को कैप्चर किए हुए हूं। काफी मॉलिक्यूल्स, मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें बंद किए हैं, लेकिन गैप्स ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है, मिकदार कम है, तादाद कम है, तादाद ऑफ मॉलिक्यूल कम है, शाबाश कम है। फिर मैं इनको एग्जिट फराहम करता हूं। मैंने इनसे कहा कि चलो, जाना चाहते हो चले जाओ। तो याद रखिए, जब गैप कम है तो बैकवर्ड पुश कम होता है, और बैकवर्ड पुश या फीडबैक कम होता है, तो एक एक मॉलिक्यूल आराम आराम से निकलता है, और हर एक मॉलिक्यूल की अपनी मर्जी है, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। तो हर नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपने प्रीवियस मॉलिक्यूल को फॉलो करने का पाबंद नहीं होता, उसको फॉलो करने का पाबंद नहीं होता, क्योंकि फोटॉन कम है तो इनके दरमियान गैप क्या है, इनके दरमियान गैप ज्यादा है। तो ये डिस्कनेक्टेड मोड में है, और डिस्कनेक्टेड मोड का मतलब है कि इसकी अपनी मर्जी है, जिधर जाना चाहे चला जाए, और इसकी अपनी मर्जी है उसको फॉलो करे या ना करे, ट्रैक थोड़ा सा चेंज करें। अब इसको चेंज करते हैं, सिचुएशन देखिए, एक और एग्जांपल भी दूंगा। अगर मैं इसमें इंटेंसिटी बढ़ा दूं और मैं कंसंट्रेशन डेवलप कर दूं इसमें, और गैप कम कर दूं, तो अब ये स्क्वीज्ड और कॉन्ट्रैक्ट सैंपल के तौर पर आता है, और अब जो फीडबैक पुश है वो कम नहीं बल्कि ज्यादा होता है। अब जब आप एग्जिट दोगे तो यकीन करें कि मॉलिक्यूल को टर्न करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और रैपिडली मॉलिक्यूल बाहर आएंगे और सीधा लेयर ज्यादा होगा और स्प्रेडिंग लेयर कम होगा। मेरी बात समझ गए हो, ये फैक्ट है, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं, फैक्ट इज फैक्ट। अब पानी से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप घर में एक टेप में पाइप लगा दो, पाइप लगा दो और उस पाइप को दूर लाकर सहन में रख दो, और टेप को थोड़ा सा खोल लो, थोड़ा सा टेप खोल लो, थोड़ा सा खोलो, स्लो स्लो पानी बाहर आ रहा है, कम इंटेंसिटी में पानी आ रहा है, और फिर उस पानी का
स्प्रेडिंग देखें, यकीन करें कि वो पानी उस सरफेस पे इतना दूर नहीं जाएगा जितना किनारों में फैलेगा। आप करके देख लीजिएगा। लेकिन वही पाइप, वही टैप सिर्फ ज्यादा खोल दे और इंटेंसिटी बढ़ा दे, जब इंटेंसिटी फ्लो रेट ज्यादा हो जाएगा, वही पाइप उसी जगह पर पड़ा है, तो आप देखोगे कि आगे का रेंज बढ़ता जाएगा और साइड का रेंज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका लास्ट, बिल्कुल लास्ट फॉर्मेट, बिल्कुल लास्ट फॉर्मेट, अगर ये एक रे है फोटान का, रे, लाइट रे, ये दूसरा रे है फोटान का, तो अगर माय डियर स्टूडेंट इंटेंसिटी कम है तो फोटान में गैप ज्यादा है, फोटान की तादाद कम है, और अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो फोटान में गैप रिड्यूस हो चुका है और फोटान्स की तादाद ज्यादा हो चुकी है। समझ आ गई है? और इस वक्त इनको डिस्क्रीट फोटान कहते हैं और इसको कनेक्टेड फोटान कहते हैं। दे आर कॉल्ड कनेक्टेड फोटान। तो इसका मतलब है कि ये जिधर जाएगा ये बाकी इसके साथ ट्रेन की तरह अटैच है। क्या है? ट्रेन की तरह। तो इसके बाद नेक्स्ट फोटान अपने प्रीवियस को फॉलो करेगा, फिर थर्ड फोटान अपने प्रीवियस को फॉलो करेगा। तो अगर आप इंटेंसिटी इंप्रूव कर दो और इस हद तक इंप्रूव कर दो कि वो कनेक्टेड फोटान बन जाएं, डिस्कनेक्टेड फोटान कनेक्टेड फॉर्मेट में आ जाएं, तो फिर एक होता है लीडर और बाकी होते हैं फॉलोअर। समझ आ गई है? और यही वजह है कि स्प्रेडिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है और सिर्फ थिन एंड स्ट्रेट ट्रैक जो है वो लाइट फॉलो करता है। मैंने इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया कि एक होता है आर्म लाइट, एक होता है एम्प्लीफाइड लाइट। दोनों में क्या फर्क है? आर्म लाइट की इंटेंसिटी कम है, उसमें फोटान डिस्कनेक्टेड होते हैं, उनके दरमियान गैप्स होते हैं, तो पहला फोटान चला जाता है, दूसरा भी आया नहीं होता, जब आता है तो अपनी मर्जी का रास्ता इख्तियार करता है और पीछे से फीडबैक पुश कम होता है सोर्स का, तो इसीलिए हर फोटान की अपनी मर्जी है, एक इधर चला जाता है थोड़ा, दूसरा इधर चला जाता है थोड़ा, दूसरा इधर, तो स्प्रेडिंग एबिलिटी होती है। लेकिन जब आप उसमें फोटान ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, इतना ऐड करो कि आप उसको कनेक्टेड फोटान्स में बदल दो, तो फिर पहला फोटान लीडर बन जाता है और सारे फोटान उसके पीछे फॉलोअर बन जाते हैं और फिर स्प्रेडिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और शार्प मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है कि आर्म लाइट में स्प्रेडिंग एबिलिटी क्यों ज्यादा है? पहला आंसर क्या होगा? इसकी इंटेंसिटी कम है। इसका मतलब क्या है? इनमें फोटान्स की तादाद कम है। इससे क्या होता है? दो फोटान नेबर फोटान कनेक्टेड फोटान नहीं होते, उनमें गैप होते हैं। फिर क्या होगा? गैप का मतलब है कि हर फोटान की अपनी मर्जी है जो जिस तरफ जाना चाहे, तो इसीलिए स्प्रेडिंग एबिलिटी होती है। लेकिन एम्पलीफायड लाइट क्या होता है? जब हम फोटान्स की तादाद बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें? इतना बढ़ा दें कि डिस्कनेक्टेड फोटान क्या बन जाए? कनेक्टेड फोटान बन जाए। इससे क्या होगा? पहला फोटान लीडर होगा, बाकी फोटान फॉलोअर होंगे। फीडबैक पुश इतना होगा कि फोटान में स्प्रेडिंग एबिलिटी का कोई चांस और सारे फोटान स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे। अब मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टेप में छुपी हुई बातें आपको बताई कि लेजर का प्रोसेस आपने परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपने ये वाला लाइट लेना है। ऑर्डिनरी लाइट मीन ऐसा लाइट जिसमें फोटान के दरमियान गैप मौजूद हो, जिसमें फोटान की तादाद कम हो और स्प्रेडिंग एबिलिटी ज्यादा हो, इंटेंसिटी कम हो, मध्यम हो, ब्राइटनेस कम हो, स्प्रेडिंग एबिलिटी ज्यादा हो, साइड्स में आराम से फैल जाए। फर्स्ट स्टेप आपने ये लाइट ले लिया। मैं मान गया आप एग्री हैं इसके साथ। मेरे से क्वेश्चन करें, कहाँ ले सर? ऑर्डिनरी लाइट कहाँ ले? अपने रूम में ले लें या हॉस्टल के बाहर ले लें या गांव में उनको फोन करें कि भाई एक ऑर्डिनरी बल्ब लगा दो साथ में होल्डर में, किचन में ले लें, कहाँ ले लें? तो मैं कहूंगा लेजर चैम्बर में, गांव में लेजर चैम्बर में। कहां पर? जिस डिवाइस से आपने लेजर बनाना है उसकी बात कर रहा हूं। वो कहां है? ये हॉल कंसिडर कर ले, बहुत आसान होगा हमारे लिए। फर्ज करो माय डियर स्टूडेंट, ये पूरा हॉल लेजर चैम्बर है और मैं और आप इस हॉल में लेजर का प्रोसेस परफॉर्म करने वाले हैं। उस प्रोसेस का पहला स्टेप है कि हमें ऑर्डिनरी लाइट लेना होगा। कहां ले ले? इस दीवार से उस तरफ। मैंने ये वाला बल्ब खोला और बाकी सारे लाइट्स ऑफ कर दिए और मैंने इस दीवार से उस तरफ ये वाला बल्ब लगा दिया। जब इसको ऑन करूंगा तो इस हॉल में आम लाइट के रेडिएशंस आएंगे, लेकिन उन रेडिएशन की कहानी ऐसे होगी कि फोटॉन्स के दरमियान गैप ज्यादा होगा और इंटेंसिटी
कम होगी और स्प्रेडिंग एबिलिटी ज्यादा होगी। ये ऑर्डिनरी लाइट। अब कहें सर प्रोसेस बता रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप भी बताओ। नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपसे कहा कि अब इसकी एम्प्लीफिकेशन करें। तो आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज एम्प्लीफिकेशन? पहले ये बता दो, फिर बाद में ये बताओ ये कैसे कर सकते हैं। तो वो इधर ही परफॉर्म कर लेंगे, डोंट वरी। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि अब इस आम लाइट को कनेक्टेड लाइट में बदल दो, डिस्कनेक्टेड फोटॉन्स को कनेक्टेड फोटॉन्स बता दो। कहें सर मुश्किल लफ्ज क्यों बोल रहे हो? वैसे ही बोल रहे हो, आसान लफ्ज बोलो कि इंटेंसिटी ज्यादा करो। इंटेंसिटी एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि अब हमारा मकसद है कि उस आम लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी? कम थी और उसकी स्प्रेडिंग एबिलिटी ज्यादा थी। अब एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि हम उसकी इंटेंसिटी क्या कर रहे हैं और स्प्रेडिंग एबिलिटी कम कर रहे हैं और इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है इंटेंसिटी बढ़ा दो ताकि स्प्रेडिंग एबिलिटी कम हो जाए और स्ट्रेट पाथ में मूव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे एम्प्लीफिकेशन करेंगे? कैसे? ये कोई हमारी मर्जी है? देयर मस्ट बी अ टेक्निक कि ये रेडिएशन इस रेडिएशन में कैसे बदलेगा। डिस्कनेक्टेड फोटॉन्स कम इंटेंसिटी, कनेक्टेड फोटॉन्स और ज्यादा इंटेंसिटी में कैसे बदलेगा? बदल दो, ये एम्प्लीफिकेशन है, बट करेंगे कैसे? सो लेट मी एक्सप्लेन इट। आगे लिखा है बाय स्टिमुलेटेड इमिशन। अब स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है, इसमें बातें हैं, तो मैं यहां से ही प्रोसेस स्टार्ट करूंगा इस हॉल में, लेकिन अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है जनाब एक न्यूक्लियस। 2-3 मिनट लगेंगे। ये है फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन सुख शांति के साथ मौजूद है। इसका मतलब है स्टेबल स्टेट। कौन सा स्टेट? स्टेबल स्टेट। और ये है जनाब अनस्टेबल स्टेट, खाली है। और ये है हमारा ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब है कि फोटॉन की तादाद क्या है? कम है और उनके दरमियान अच्छा खासा गैप मौजूद है। डिस्कनेक्टेड फॉर्मेट ऑफ फोटॉन है, ठीक है। एक बार फिर माय डियर स्टूडेंट, एक और न्यूक्लियस, एक और एटम, ये वही इलेक्ट्रॉन है और वही जनाब अनस्टेबल स्टेट है। और यहां एक और ऑर्डिनरी लाइट, वही लाइट, सब कुछ वही है। 2 बार क्यों ले रहा हूं? बिकॉज मैं एम्प्लीफिकेशन डिटेल बता रहा हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन आर देयर? 2 टाइप्स, स्पॉन्टेनियस एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एम्प्लीफिकेशन। स्टिमुलेटेड एमिशन एम्प्लीफिकेशन एंड स्पॉन्टेनियस इमिटेड एम्प्लीफिकेशन। लेजर में कौन सा है? स्टिमुलेटेड। तो पहले मैं दोनों पढ़ाऊं कि दोनों में ये फर्क है, फिर रीजन बता दूंगा कि लेजर में स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं होता, स्टिमुलेटेड क्यों होता है। तो लेट मी एक्सप्लेन एम्प्लीफिकेशन। मैंने 2 जगहों पर एटम ले लिए। अब एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है, मेरा साथ दें। एम्प्लीफिकेशन का पहला उसूल कि इन दोनों एटम्स को इनपुट दे दो, मैकेनिकल दो, केमिकल दो, थर्मल दो, इलेक्ट्रिकल दो, काइनेटिक दो, पोटेंशियल दो, जो भी चाहो इनपुट प्रोवाइड करो, आपकी मर्जी है। बट इनपुट प्रोवाइड करो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन को मजबूर करके कहां ले जाए? शाबाश, इधर भी मैंने किया, इधर भी मैंने किया, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनस्टेबल स्टेट में चले गए। मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त? एम्प्लीफिकेशन। क्या कर रहा हूं? एम्प्लीफिकेशन। 2 जगहों पर क्यों कर रहा हूं? बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। और मैं दोनों में फर्क बता रहा हूं कि ये स्पॉन्टेनियस है और ये स्टिमुलेटेड है। दोनों का फर्स्ट स्टेप कॉमन है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉन को अनस्टेबल बनाओ, स्टेबल इलेक्ट्रॉन को अनस्टेबल बनाओ। बना दिया मैंने। अब मैं और आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन में यहां 2 चीजें एक्टिव हैं और दोनों आपस में लड़ रही हैं। वो दोनों चीजें आपस में लड़ रही हैं। द फर्स्ट इज अनस्टेबिलिटी। इस इलेक्ट्रॉन की अनस्टेबिलिटी है। दूसरा क्या है? चलो क्लू देता हूं। दोनों आपस में दोनों चीजें लड़ रही हैं। इसका मतलब है कि दोनों का मकसद अपोजिट है। दोनों का मकसद अपोजिट है। अनस्टेबिलिटी का मकसद है कि वापस लौट जाओ, इधर से वापस आ जाओ। तो जो इससे लड़ रहा है वो कहेगा कि इधर ही रहो, और जो करंट सिचुएशन को कांस्टेंट रखे, दैट इज इनर्शिया। और इनर्शिया कहां होता है? जहां मास होता है। क्या इलेक्ट्रॉन का मास 0 है? अगर इसका मास 0 नहीं है तो इसका इनर्शिया भी। सो वी हैव टू से
कि यहाँ माइक्रो इनर्शिया है, और माय डियर स्टूडेंट इस इलेक्ट्रॉन का माइक्रो इनर्शिया क्वांटम इनर्शिया, इट इज आल्सो कॉल्ड क्वांटम इनर्शिया। तो ये क्वांटम इनर्शिया इसे कहता है कि इधर ही रहो, और अनस्टेबिलिटी कहता है वापस चले जाओ। ये सच है, हकीकत है कि अनस्टेबिलिटी जीत जाएगा। अनस्टेबिलिटी हमेशा माइक्रो इनर्शिया से जीत जाता है, समझ आई है ना। और अनस्टेबल स्टेट कंटिन्यूस क्यों नहीं होता और स्टेबल स्टेट कंटिन्यूस क्यों होता है? पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, वैसे ही बस इससे ताल्लुक नहीं ध्यान में आया तो बताता हूं। व्हाई स्टेबल स्टेट इज कंटिन्यूस? अगर आप जबरदस्ती नहीं करोगे तो हर स्टेबल स्टेट कयामत तक कायम रहेगा, लेकिन अनस्टेबल स्टेट का एंड जरूर होता है, हमेशा अनस्टेबल स्टेट खत्म होना होता है। रीजन, क्योंकि स्टेबल स्टेट में स्टेबिलिटी भी कहता है कि ये इसी तरह रहो, और इनर्शिया भी कहता है इसी तरह रहो, तो मुखालिफ कोई होता ही नहीं। समझ आ गई है? तो स्टेबिलिटी में खुद चेंज, क्योंकि स्टेबिलिटी कहता है इधर रहो और इनर्शिया भी कहता है इधर रहो। अपोजिशन नहीं है तो कयामत तक कायम व दायम है जब तक आप इनपुट प्रोवाइड ना करो। और अनस्टेबिलिटी में लड़ाई है, अनस्टेबिलिटी कहता है तुमने वापस जाना है, और इनर्शिया कहता है इधर रहना है। लेकिन इनर्शिया माइक्रो काफी नेग्लिजिबल एंड वीक होता है, और अनस्टेबिलिटी ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हद से ज्यादा होती है, तो हद से ज्यादा स्ट्रांग मुखालिफ हमेशा जीत जाता है। तो अनस्टेबिलिटी ही जीतता है, और इलेक्ट्रॉन का नीचे आना ये उसकी तकदीर में लिखा है। समझ आ गई है ना? मैं और आप एग्री हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये माइक्रो इनर्शिया थोड़ी देर इस अनस्टेबिलिटी का क्या करेगा? मुकाबला करेगा। अगर ये थोड़ी देर मुकाबला करेगा तो इट मीन कि इलेक्ट्रॉन फौरन नहीं गिरेगा, बल्कि ये अनस्टेबिलिटी की हालत में चंद लम्हे गुजारेगा, ये चंद लम्हे वहां स्टे करेगा। फर्ज करो, मिसाल दे रहा हूं 10 सेकंड। कितने सेकंड? 10 नहीं, रियल वैल्यू बता रहा हूं थोड़ी देर बाद, लेकिन 10 सेकंड फर्जी वैल्यू है। 10 सेकंड तक इसके इनर्शिया में इतनी ताकत है कि अनस्टेबिलिटी को रोक के रखे। 10 सेकंड के बाद इनर्शिया हार जाता है और अनस्टेबिलिटी जीत जाती है, और इलेक्ट्रॉन जंप लगा लेता है। जंप लगाने से क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन वापसी पे जंप लगाएगा तो जो इनपुट आपने थर्मल दिया, इलेक्ट्रिकल दिया, मैकेनिकल दिया, जो भी दिया, लेकिन वापसी का आउटपुट सिर्फ और सिर्फ फोटान होगा। क्या होगा? वापसी का आउटपुट क्या होगा? वो सिर्फ फोटान होगा। तो आपको माय डियर स्टूडेंट इधर क्या मिलेगा? फोटान मिलेगा। इमेजिन इट। अब एक और बात, जैसे ही इसने जंप लगाया, अभी इसने जंप लगाया और फोटान का तोहफा दे रहा है, उसी वक्त हम मौके से फायदा उठा लें और हमारा ऑर्डिनरी लाइट जिसमें फोटान की तादाद कम है, जब ये जंप लगाकर फोटान डिलीवर करें और हम अपना ऑर्डिनरी लाइट का रे इधर पास करें, तो ये फोटान भी इस काफिले में शामिल हो जाता है, और ये फोटान शामिल हो जाने से फोटान की तादाद क्या हो जाती है, और इस तरह हमारे ऑर्डिनरी लाइट में इंटेंसिटी की तादाद क्या हो जाती है? फोटान की तादाद बढ़ जाती है, इंटेंसिटी इंक्रीजेस। द प्रोसेस इज एम्प्लीफिकेशन। द प्रोसेस इज, फोटान की तादाद बढ़ गई ऑर्डिनरी लाइट में, जंप से फोटान पैदा हुआ, और उस फोटान और ऑर्डिनरी लाइट को मैंने मिक्स कर दिया, तो मेरे पास बीम में फोटान की तादाद ज्यादा हो गई, इंटेंसिटी ज्यादा। ये एक एटम से समझा रहा हूं, लेकिन ये हम हजारों एटम्स में करते हैं, तो इस तरह हजारों फोटान मिल जाते हैं और इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है। इस एम्प्लीफिकेशन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस। इसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। कितने लम्हे इसने गुजारने थे? और 10 सेकेंड गुजारने के बाद, अगर 10 सेकेंड गुजारने के बाद ये इमिशन करे और आप एम्प्लीफिकेशन कर लो, इट इज स्पॉन्टेनियस एम्प्लीफिकेशन या स्पॉन्टेनियस इमिशन। लेकिन अभी 10 सेकेंड नहीं गुजरे, इसने अभी 10 सेकेंड गुजारने हैं, अभी सिर्फ 4 सेकेंड गुजरे थे कि आपसे सब्र नहीं हुआ और आप अपने ऑर्डिनरी रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन के करीब से गुजारने लगे। अभी इलेक्ट्रॉन 6 सेकेंड मजीद रहेगा, अभी वो इमिशन नहीं करना चाहता, वो खुद इमिशन नहीं कर रहा, अभी 6 सेकेंड अभी बाकी हैं, लेकिन आपने इनपुट सिग्नल ऑर्डिनरी लाइट का इसके करीब से गुजार दिया जिसमें फोटान की तादाद में गैप है, आपने इसके करीब से गुजार दिया, तो ये बेचारा किस स्टेट में है? शाबाश। और याद रखें, अनस्टेबल सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें मुकाबले की ताकत खत्म हो जाती है और वो वक्त से पहले हार मान लेता है, वो वक्त से पहले हार मान लेता है।
तो यहाँ 10 सेकंड के बाद अपनी मर्जी से इमेजिन करें और आप उसको एम्प्लीफिकेशन में इस्तेमाल करो, इट इज स्पॉन्टेनियस इमेजन एम्प्लीफिकेशन। लेकिन अभी इसके अपनी जिंदगी नहीं गुजरी अनस्टेबल स्टेट में और वक्त से पहले आपने अपना रेडिएशन इससे पास किया, ये रेडिएशन अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन को वक्त से पहले क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और डिस्टर्बेंस की वजह से अभी ये अपना टाइम नहीं गुजारा होगा इसने कि ये जंप लगा देगा और फोटान का तोहफा दे देगा और उन फोटान को आप इसमें ऐड करके एम्प्लीफिकेशन कर लेते हो। लेकिन दिस एम्प्लीफिकेशन इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड, इट इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड। मेरे पास एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। फर्ज करो माय डियर स्टूडेंट, ये है एक बंदा जो कि स्टंट दिखा रहा है, रस्सी पर मूव कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर। इमेजिन करते हैं यहां पर इस बंदे का पांव नहीं फिसला, ये पांव नहीं फिसला, ओके, क्या होगा फिर? अभी ये स्टेबल स्टेट में है। किस स्टेट में है? स्टेबल, और ये कभी नहीं गिरेगा, स्टेबल है तो नहीं गिरेगा। अचानक जनाब इधर आया तो इसका पांव फिसल गया और गिरना इसका मुकद्दर है, गिरेगा ये। और ये किस स्टेट में है माय डियर स्टूडेंट? कहें सर अनस्टेबल स्टेट में है। मैं एग्री हूं, गिरेगा जरूर, लेकिन हाथ पांव हिलाकर चंद लम्हे इधर गुजार सकता है। इस हालत में ये फ्यू मोमेंट्स कायम कर सकता है। अब अगर ये चंद लम्हे गुजर जाएं और ये गिर जाए तो जितने लम्हे ये मुकाबला कर सकता है उतनी देर मुकाबला करे और खुद हार मान ले और गिर जाए। द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस इज। लेकिन आप तमाशाई थे और आपने कहा गिरना वैसे भी है, हमारा वक्त जाया कर रहे हो, तो आप इसके करीब आए जनाब, आपने इसको टच नहीं किया, बेचारा इस ट्रैक पर है, अनस्टेबल है और मैं इधर खड़ा हूं, वैसे ही उसकी तरफ देखकर हाथ बढ़ा रहा हूं, तो वो जो हाथ पांव हिला रहा था, जो चंद लम्हे अनस्टेबिलिटी में उस रस्सी पर रह सकता था, मेरी तरफ डिस्टर्बेंस को देखकर उसमें मुकाबले की वो सलाहियत खत्म हो जाएगी और उस चंद लम्हों से पहले गिर जाएगा। कुछ समझ आ गई है? उस चंद लम्हों से पहले गिर जाएगा। तो जब वो ये चंद लम्हे नहीं गुजारे और बैरूनी डिस्टर्बेंस से वो वक्त से पहले गिर जाए, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड, द प्रोसेस इज कॉल्ड। अब माय डियर स्टूडेंट, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए। एक्साइटेड स्टेट में वो एक टाइम गुजार सकते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रो इनर्शिया। अगर हम अपना इनपुट ऑर्डिनरी लाइट उस टाइम के बाद इसको दे दें और एम्प्लीफिकेशन करवा दें, स्पॉन्टेनियस एम्प्लीफिकेशन। और अगर उस टाइम से पहले लाइट दे दें ऑर्डिनरी और वो उसको डिस्टर्ब करके वक्त से पहले इमेजन करवा दें और हम एम्प्लीफिकेशन करा दें, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड। अब यहां पर आकर आपने उधर देखा है कि लेजर में एम्प्लीफिकेशन है और एम्प्लीफिकेशन के दो तरीके हैं, स्पॉन्टेनियस भी है, स्टिमुलेटेड भी है। अब मुझे कोई बता सकता है कि एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड क्यों है यहां? व्हाई नॉट वी कंसिडर लेजर एज अ प्रोसेस of amplification of arm light by spontaneous emission? Why it is stimulated? शाबाश जी, हाँ गुड, सही है, ये अच्छा रीजन है, इंटेंसिटी कम होगी। बट द एक्चुअल रीजन इस हाल में देखिए, जस्ट 1 मिनट, लेजर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये पूरा हॉल है एक चैम्बर, हम लोग इससे लेजर बना रहे हैं। पहला स्टेप ये था कि मैंने उधर ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स लगा दिया। दूसरा स्टेप ये है कि उसको ऑन करो तो ऑर्डिनरी लाइट की शुआएं इस चैम्बर में आएंगी। मैंने उसका एम्प्लीफिकेशन करना है। मेरे पास एम्प्लीफिकेशन के दो रास्ते हैं कि इस चैम्बर में जो एटम्स है मैंने उसमें एक्साइटेशन किया है, मैं उसका इंतजार करूं हाथ बांधकर कि एक एक एटम डी एक्साइटेशन खुद करेगा, फोटान देगा, वो फोटान मेरे आने वाले बीम में शामिल होंगे, तो उस तरफ जो बीम निकलेगा उसमें कनेक्टेड फोटान होंगे, इंटेंसिटी ज्यादा होगी और स्प्रेडिंग एबिलिटी कम हो जाएगी और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उस आउटपुट लाइट की इंटेंसिटी और इस इनपुट लाइट की इंटेंसिटी में कोई खास फर्क नहीं होगा। उसकी वजह बताएं, क्योंकि मैंने इस चैम्बर में जब एक्साइटेशन की है तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट हुआ, एक बाद में एक्साइट हुआ, एक बहुत बाद में एक्साइट हुआ। तो अगर मैं उनके डी एक्साइटेशन के टाइम का इंतजार करूंगा तो सारे एटम एक साथ डी एक्साइटेशन, तो अभी मेरा ऑर्डिनरी लाइट आ रहा था और 3-4 एटम का टाइम पूरा हुआ तो सिर्फ 3-4 फोटान उसमें ऐड हो गए, बाकी का टाइम ही पूरा नहीं हो रहा था। समझ आई है? तो उन्होंने डी एक्साइटेशन नहीं किया, उन्होंने फोटान नहीं दिया,
तो मेरे आउटपुट और इनपुट सिग्नल में कोई खास एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूं कि यहाँ एक शुआ में 5 फोटान हैं और वहां एक शुआ में 500 फोटान आ जाएं। तो इतने ज्यादा फोटान तभी होंगे कि आप एटम्स के डी एक्साइटेशन का टाइम का इंतजार, और चाहे कोई अभी एक्साइट हुआ, कोई थोड़ी देर पहले एक्साइट हुआ, लेकिन हम उसे जबरदस्ती डिस्टर्ब करके सबको एक साथ डी एक्साइटेशन पर मजबूर करें ताकि हमारी इंटेंसिटी यकदम ज्यादा हो जाए। मेरी बात समझ गए हो? सो why we use stimulated emission in laser, why not we use spontaneous emission? Because spontaneous emission random होता है और हमें on the spot increase चाहिए। समझ आ गई है? The amplification, गौर करें, the amplification required for laser is at once. It is an abrupt amplification. It is instantaneous amplification. It is not amplification in steps. So therefore spontaneous का हम इंतजार नहीं कर सकते। अब होता क्या है, बाकी आखिर में तो रेडिएशन है, फोटान है, जब ये जंप लगाएगा तो फोटान देगा, रेडिएशन देगा। अब पूरे प्रोसेस की कहानी 1 मिनट में सुन ले। होता क्या है सुन लीजिएगा। सबसे पहले ये लेजर चैम्बर है, मैं और आप इसमें एटम्स डाल लेते हैं। एटम्स कितने स्टेट्स में हो सकते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और अगर हमने इसको सॉलिड एटम से भर दिया तो जो उस तरफ लेजर लाइट मिलेगा वी विल कॉल इट सॉलिड लेजर। अगर लिक्विड एटम से भर दिया तो लिक्विड लेजर, और अगर गैसियस एटम से भर दिया तो गैसियस लेजर। फर्ज करो हमने इसको गैस एटम से भर दिया, अब क्या करूं? कहे सर एटम्स तो रेडी हैं, फिर उधर ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स लूंगा, ऑर्डिनरी लाइट, लेजर है, ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स लूंगा, फिर एक सेल लूंगा, सेल पे जा नहीं करना, इलेक्ट्रिकल इनपुट, उस सेल को 2 चीजों से कनेक्ट करूंगा। एक सेल को उस सोर्स के साथ कनेक्ट करूंगा, एक कनेक्शन उसके साथ दूंगा। खबर है पूरा और ये आसान चीज है। उधर कनेक्ट करूंगा सोर्स के साथ और एक सेल इन एटम्स के आर पार कनेक्ट करूंगा। एटम्स के ऊपर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो सेल का इलेक्ट्रिकल इनपुट उस ऑर्डिनरी बल्ब को ऑन करेगा, ऑर्डिनरी बल्ब को, इस ट्यूबराड को ऑन करेगा। तो वहां से ऑर्डिनरी लाइट, कम फोटान वाला लाइट, कम इंटेंसिटी वाला लाइट, ज्यादा स्प्रेडिंग वाला लाइट अंदर आएगा। इसी दौरान उस वोल्टेज की वजह से इस हॉल में मौजूद जितने भी एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चले जाएंगे, लोअर स्टेट से, लेकिन हायर स्टेट में जाने के बाद अभी वो हर एटम इंतजार करेगा कि मेरा टाइम पूरा हो तो मैं जंप लगाऊंगा, लेकिन मैं उसका इंतजार, क्योंकि मुझे स्पॉन्टेनियस नहीं, कौन सा प्रोसेस चाहिए? स्टिमुलेटेड। तो मैं लाइट बल्ब ऑलरेडी ऑन कर चुका हूं, इधर एक्साइटेशन हुआ, इधर मेरा ऑर्डिनरी लाइट पहुंचा। तो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन के करीब से जब लाइट गुजरता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्बेंस की वजह से इस हाल में मौजूद लाखों हजारों एटम जो एक्साइटेड स्टेट में थे उस ऑर्डिनरी लाइट के गुजरने के दौरान वो जंप लगा लेते हैं और हजारों फोटान दे देते हैं। वो हजारों फोटान मेरे ऑर्डिनरी लाइट के फोटान के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स। लिहाजा जो बीम है वो इस तरफ जाने लगता है और उसमें फोटान के दरमियान गैप क्या हो चुका होता है? खत्म हो चुका होता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से नीचे आ चुके हैं, फोटान मुझे मिल गए हैं, कम फोटान का काफिला ज्यादा फोटान में कन्वर्ट हो चुका है। आगे क्या होगा? ये ज्यादा फोटान का इंटेंस लाइट अब स्प्रेडिंग एबिलिटी रिड्यूस कर चुका है, क्योंकि कनेक्टेड फोटान है, प्रीवियस इनिशियल फोटान लीडर बन गया है और बाकी फोटान क्या बन गए हैं? वो फॉलोअर बन गए हैं। तो ये स्ट्रेट फॉर्म में जाएगा। इस तरफ जो विंडो है मैंने पार्शियल रिफ्लेक्टर लगाया है। अगर 2 शुआएं आ रही हैं तो एक शुआ गुजर जाएगी, इंटेंस फोटान की एक शुआ गुजर जाएगी और इंटेंस फोटान की एक शुआ वापस आएगी। वापस क्यों ला रहा हूं? इसलिए ला रहा हूं क्योंकि वो सोर्स परमानेंट ऑन नहीं होता। वो सोर्स परमानेंट ऑन, वो एक बार ऑन हो जाए, शुआ दे जाए तो ऑटो ऑफ होता है, वो सोर्स ऑफ हो जाता है तो वापस रिफ्लेक्टर एक शुआ आती है। इतने में जो इलेक्ट्रॉन नीचे आए होते हैं उस सेल ने उसको दोबारा एक्साइट किया होता है। खबर है पोश भाई? वो दोबारा एक्साइट होते हैं तो उधर से जो रिफ्लेक्शन करके आते हैं वो उनको दोबारा डी एक्साइट करते हैं, फिर लाखों फोटान पैदा होते हैं। सारे फोटान इस तरफ जाते हैं तो मैंने इधर वन साइडेड ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया होता है। उस तरफ से तो फोटान आ सकता है लेकिन इस तरफ से फोटान, तो वो फोटान टकरा कर वापस पलट जाते हैं। इतने में सेल ने फिर एक्साइटेशन की होती है, वापसी पर फिर डी एक्साइटेशन होती है और फिर फोटान का एक अच्छा खासा आबादी पैदा हो जाती है।
और इन फोटॉन से इंटेंस बीम बाहर मुसलसल निकलते हैं और एक रेशो उसका मुसलसल ऑसिलेशन करता है। और इस मुसलसल ऑसिलेशन में सेल जो आपने लगाया है वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर उठाता है, ये ऑसिलेशन उसको नीचे लाता है। सेल उसको ऊपर उठाता है, ऑसिलेशन उसको नीचे लाता है, प्रोडक्शन ऑफ फोटॉन हो रहे हैं और उस तरफ आपको इंटेंस बीम ऑफ फोटॉन मिलते हैं और कंटिन्यूस और कनेक्टेड फोटॉन्स के बीम्स मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजर लाइट। जिसे क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेजर। द फुल प्रोसेस इज कॉल्ड लेजर। कब खत्म होगा ये प्रोसेस, इस हाल में ये प्रोसेस कब खत्म होगा, क्या सेल खत्म शी। लेजर चेन की चेन में यूज किया है ना, कितना एंजॉय करते हो, वैसे दूर से इधर जाकर, अक्सर ये होटलों वाले के साथ होता है, दूर से ऑन करते हो, 8-10 दिन के बाद फिर ये काम करता है नहीं, सेल खत्म हो जाता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं दोबारा एक्साइटेशन स्टेट में ले जाने का इनपुट। जब सेल बदल दो वो दोबारा एक्साइट हो जाते हैं, फिर बटन ऑन करो, फिर वो एक शुआ दे देता है, सारा खेल शुरू हो जाता है। तो जब तक सेल खत्म नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, ऑसिलेशन ऑफ फोटॉन नीचे लाते हैं, नए फोटॉन डेवलप होते हैं और आपको इंटेंस बीम मिलता है। लेजर लाइट का स्प्रेडिंग एबिलिटी कम है या ज्यादा है, क्यों कम है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई है और किस इमेजन से हुई है, स्टिमुलेटेड इमेजन से हुई है। लास्ट पॉइंट ये है कि लेजर के चैम्बर में एक फैक्टर है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात है और हीलियम और नियॉन लेजर, लेजर से 2 बार क्वेश्चन आया था, 3 बार, 2 या 3 बार सही टेस्ट में 2-3 बार क्वेश्चन आया था। और ये सच है भाई कि एक बार क्वेश्चन आया था पॉपुलेशन इन्वर्जन से और एक बार क्वेश्चन आया था हीलियम और नियॉन के कंसंट्रेशन से। हीलियम नियॉन से जो लेजर बनता है, ये लेजर चैम्बर है, हीलियम और नियॉन के मिक्स चैम्बर से जो लेजर बनता है उसमें हीलियम का कंसंट्रेशन कितने % होता है, 85, और नियॉन का कंसंट्रेशन, सिर्फ ये कंसंट्रेशन याद रखिए, इट विल बी गुड। और हीलियम नियॉन का जो लेजर लाइट होता है उसका कलर ज्यादातर क्या होता है, रेड कलर का लेजर लाइट आपको मिलता है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट इसमें है नहीं, उम्मीद है आप समझ गए हैं। ये याद रखिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अ स्पेशल सिचुएशन, इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर स्टिमुलेटेड इमेजन। स्टिमुलेटेड इमेजन के लिए ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। ये है क्या, कोई बता सकता है, एनी वन ऑफ यू प्लीज। स्पेशल सिचुएशन है, इस चैम्बर में कितने एटम्स होते हैं, आप मुझसे कहें सर हजारों और लाखों एटम्स होते हैं, सब में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, थ्योरी में हम सबका एक ले लेते हैं। ये है जनाब लेजर चैम्बर और ये लाइन उन हजारों लाखों एटम्स का फर्स्ट स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। हजारों लाखों एटम्स का ग्राउंड स्टेट अलग अलग है, लेकिन थ्योरी में हम एक ले सकते हैं। ये उनका नेक्स्ट स्टेट और ये उनका नेक्स्ट स्टेट। हजारों लाखों एटम्स का फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, थ्योरी में हम कॉमन ले सकते हैं, वैसे इस हॉल में डिस्क्रीट है, अलग अलग होते हैं। होता क्या है जनाब, लेजर का पूरा कहानी और पॉपुलेशन इन्वर्जन, जस्ट 1 मिनट। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे स्टेबल स्टेट में है। आपने क्या लगाया है, कहें सर इधर ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स लगाया है और इस सोर्स के साथ और इधर हमने क्या प्रोवाइड किया है, सेल प्रोवाइड किया है। जैसे ही माय डियर स्टूडेंट यहां पर विंडो होता है वन साइडेड ट्रांसपेरेंट, कि इधर से तो फोटॉन को जाने की इजाजत है लेकिन उधर से फोटॉन को आने की इजाजत नहीं है, वो रिफ्लेक्ट होगा, वन साइडेड ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इधर जो विंडो होता है वो पार्शियल रिफ्लेक्टर है, जो शुआएं इधर आती हैं तो आधी शुआएं निकल जाती हैं और आधी शुआएं वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब सारा खेल क्या है, स्पेशल पॉपुलेशन इन्वर्जन। जब आप इस सेल को ऑन करते हो तो ये आपको ऑर्डिनरी लाइट का बीम दे देता है। ऑर्डिनरी लाइट का बीम मीन कि इसके फोटॉन में गैप्स होते हैं और इसकी इंटेंसिटी कम और स्प्रेडिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। उसी वक्त के ये रे इस चैम्बर में दाखिल होता है, दस्तर गुरब के पलक झपकने में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में ये सेल लेके जाता है, लेकिन थर्ड ऑर्बिट में कयाम का टाइम 10⁻⁻, गलत है, 10⁻⁻8 सेकेंड्स है और सेकेंड ऑर्बिट में कयाम का टाइम 10⁻, तो सेकेंड ऑर्बिट में टाइम ज्यादा है। तो अभी सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नहीं गया होता कि थर्ड से सेकेंड में वापस आ जाते हैं। तो क्या होता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाते हैं और इधर टाइम ज्यादा है तो अभी ये गुजरे नहीं, इधर के इलेक्ट्रॉन को सेल ने कम किया ऊपर ले जाकर, यहां इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं।
यहाँ इलेक्ट्रॉन इसलिए कम है क्योंकि यहाँ स्टे का टाइम बहुत कम है। इस सिचुएशन को पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। जब मेटास्टेबल स्टेट, दरमियान वाले स्टेट को क्या बोलते हैं, और इसको अनस्टेबल स्टेट और इसको स्टेबल स्टेट बोलते हैं। जब मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा और अनस्टेबल और स्टेबल में कम, तो इस हॉल में जो सिचुएशन होगा दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। और ये वो दौर है जब स्टिमुलेटेड इमिशन हो सकता है। इस हॉल में 1,00,000 एटम्स हैं, 1,00,000 फर्ज करो। उन 1,00,000 एटम्स के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनके थर्ड ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और सारे एटम्स के सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। इस दौरान जब ऑर्डिनरी लाइट के बीम्स आएंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अनस्टेबल है तो डिस्टर्ब होंगे। जब ये इसके पहलू में गुजरेगा तो डिस्टर्बेंस से ये सारे जंप लगाएंगे और बेशुमार फोटॉन पैदा करेंगे। वो सारे फोटॉन इस इंसिडेंट रे में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और इस तरफ जो रे निकलेगा तो बिकॉज ऑफ इमिटेड फोटॉन्स ये कनेक्टेड फोटॉन्स का बीम बन जाएगा, और उसकी स्प्रेडिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसका इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगा। हम इसको ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं और इसको लेजर लाइट बोलते हैं, और जो कुछ इस चैम्बर में हो रहा है उस प्रोसेस को लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेजर। पॉपुलेशन इन्वर्जन भी समझ गए, टाइम भी समझ गए। लेजर के यूजेस एक बार पढ़ लो। 3 डायमेंशनल इमेजेस इससे बनाते हैं, और इससे काफी वो लेजर थेरेपी भी करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी इस्तेमाल करते हैं, सोल्यूशन स्ट्रेंथ भी इससे मालूम कर सकते हैं। काफी फायदे हैं। चैप्टर मेरी तरफ से आपका खत्म हो गया है। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड। वाई 10⁻⁻8 अनस्टेबल स्टेट, सेकेंड 10⁻⁻3 और थर्ड 10⁻⁻8, और स्टेबल में अप टू इंफिनिटी। बल सकता आया किस वजह से आते हैं, जब ये फोटॉन गुजरते हैं तो उनको डिस्टर्ब करते हैं, और मेटास्टेबल स्टेट में ऑलरेडी वो अनस्टेबल है तो उनको वैसे भी आना होता है। और कोई क्वेश्चन है? सॉलिड जी। मेटास्टेबल स्टेट में इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि सेल उसको फर्स्ट ऑर्बिट में रहने नहीं देता, और थर्ड ऑर्बिट में सर्वाइवल का टाइम कम है, तो थर्ड से खुद जल्दी आते हैं, फर्स्ट से सेल लेके जाता है तो सेकंड में ज्यादा हो जाते हैं। इट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। कल मिलेंगे भाई सॉलिड्स के साथ। अनस्टेबिलिटी, थर्ड में अनस्टेबिलिटी ज्यादा है और सेकंड में अनस्टेबिलिटी कम है। जी जी, क्या है? काफी है, काफी। रेड लाइट की जगह कलर चेंज हो जाएगा, और प्रोडक्ट की एफिशिएंसी कम ज्यादा होगी। हीलियम और नियॉन आर द बेस्ट विजिबल लेजर प्रोवाइड करते हैं, और इसमें एम्प्लीफिकेशन भी काफी हद तक ज्यादा होती है।